हेलो दोस्तों, जीआरडी क्रिएट्स 5 में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में कक्षा 7वीं के विज्ञान का पहला पाठ यानी कि पादपों में पोषण पढ़ा था, जिसमें हमने पादपों में पोषण की पहली विधि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। उसके पश्चात हमने परजीवी पोषण के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार अमरबेल दूसरे पौधों पर आश्रित होकर अपना पोषण करती है। उसके पश्चात हमने कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पौधा क्या करता है, अपनी पत्तियों को कलश में रूपांतरित करके कीटों का भक्षण करता है। उसके पश्चात हमने मृतोपजीवी पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि जो मशरूम और विष्ट इनके बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से जो मृतोपजीवी जीव होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पे अपना पोषण करते हैं। उसके पश्चात हमने बूझो और पहेली के प्रश्नों पर हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त किया था, जिसमें बूझो अपनी दादाजी के द्वारा बताई गई एक बात बताता है कि किस प्रकार से उनकी जो फसल थी गेहूं की वो कवक के कारण नष्ट हो गई थी। उसके बाद में पहेली ने बूझो को बताया था कि जो सारे कवक होते हैं वो केवल रोग उत्पन्न नहीं करते बल्कि कुछ लाभदायक भी होते हैं, जिनसे कि औषधियाँ भी बनाई जाती है। तो पहेली ने ये बूझो को बताया था। अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब देखिए, आपको एक अगला शब्द दिया गया है, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है, जिसमें दो जीव होते हैं, एक क्या करता है, दूसरे वाले को पोषक तत्व प्रदान करवाता है और एक क्या करता है, आवास देता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है। तो इस तरीके से दोनों का काम चलते रहता है। एक जगह दे रहा है और दूसरा पोषक तत्व यानी कि खाना दे रहा है। तो ये जो संबंध है दो जीवों के बीच का, इसको क्या बोला गया है, सहजीवी संबंध। और ऐसा ही वृक्ष और कवकों के बीच भी होता है। अब अगला जो आपको उदाहरण दिया है सहजीवी संबंध का है, वो है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन में क्या होता है, इसमें भी एक कवक और एक शैवाल रहता है। तो इसमें दो जीव भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, अब शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है तो शैवाल क्या करेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, जबकि जो कवक है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो जो कवक है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान दे देगा। तो जो कवक शैवाल को रहने का स्थान एवं जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है। इस तरीके से जो कवक और शैवाल दो साथ साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। और इस तरीके से जो दोनों जीवों का जो मिला जुला रूप है उसको क्या कहा गया है, लाइकेन कहा गया है। ठीक है, अब अगला है 1.5। इसमें क्या दिया गया है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए, अब आगे देखते हैं कि जो मिट्टी है पौधे के आसपास की, वहाँ पे पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति मतलब कि वापिस वहाँ पे पोषक तत्व कैसे आएंगे। तो दिया गया है, क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे के लॉन अथवा गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे कि माली और किसान मिट्टी में समय समय पर जो भी पोषक तत्व है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसे पोषक तत्वों को समय समय पर डालते रहते हैं। तो ये क्यों डालते हैं कि देखिए, जहाँ पे भी फसल उगाई गई है या कोई पौधा लगाया गया है, वहाँ की जो मिट्टी है, तो क्या करते हैं, पौधे जड़ों के माध्यम से वहाँ के पोषक तत्वों को जल के द्वारा खनिजों को, इन सबको क्या करते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। तो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे इन पोषक तत्वों की कमी होती जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो समय समय पर किसान और माली क्या करते हैं, वहाँ पे इन पोषक तत्वों को खाद्य तथा उर्वरकों के रूप में डालते रहते हैं, जिससे कि वहाँ की मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा बराबर बनी रहे।
अब देखिए आगे क्या दिया गया है। पादपों को पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब देखिए कोई फसल लगाई गई है तो जो वहाँ के पौधे हैं तो वो केवल क्या कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण करेंगे भोजन निर्माण में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम लेते हैं उसमें सभी प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से पौधों को भी सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो प्रोटीन नाम का जो तत्व है उसको उसके निर्माण के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जब फसल कटाई होती है तो वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या करते हैं किसान, जो नाइट्रोजनस उर्वरक होते हैं, ठीक है, यूरिया वगैरह ये सब समय समय पे डालते हैं ताकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उसकी उपलब्धता बनी रहे। आगे देखते हैं। परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सभी प्रकार की गैसें हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पत्तियों द्वारा सीधे ही पौधे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है उसको सीधे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते। इसके लिए क्या एक अलग प्रक्रिया होती है जो कि है कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए जो नाइट्रोजन का अवशोषण कुछ अलग प्रकार से होगा पौधों में। तो जो पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ पे क्या होता है, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उसके विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यही जो विलय पदार्थ है इन्हीं का अवशोषण होगा पौधों के द्वारा। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ठीक है। तो जो ये जो फलीदार पौधे हैं जैसे कि चना हो गया, मटर, मूंग, सेम, इसमें क्या होते हैं, इनकी जड़ों में जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उन पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। जो अधिकतर दालें होती है वो फलीदार पौधे से, जो फली वाले पौधे होते हैं उन्हीं से दालें मिलती है हमें। ठीक है। और इन्हीं की जो जड़ें होती है इन्हीं में राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, इन्हीं की जड़ों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। अब देखिए जो ये पौधों की जो जड़ें हैं ये क्या करती है, इन जीवाणुओं को रहने के लिए जगह देती है। और जो ये राइजोबियम नाम के जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाते हैं इन्हें। तो इन पौधों में यानी कि जो फलीदार पौधे हैं इनमें और राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है या जो जीवाणु है इनमें क्या सहजीवी संबंध होता है। मतलब एक जगह दे रहा है और दूसरा नाइट्रोजन की आपूर्ति करवा रहा है यानी कि पोषक तत्व दे रहा है। तो इनमें भी क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। अब देखिए अब इसका किसानों को क्या फायदा है कि उन्हें अलग से नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि जो खाद्य उर्वरक है नाइट्रोजन वाले, ये इनको मिट्टी में और अधिक डालने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये इसमें आपूर्ति करवा देता है। तो दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका दोगुना फायदा होता है। एक तो जब फसल बोई गई है फलीदार पौधे की तब भी इनको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ में जब ये फसल कट जाएगी और जब अगली फसल आएगी तो उसमें भी नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वहां पर भी इनकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति हो जाएगी। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अब देखिए हमने इस अध्याय में ज़्यादातर क्या देखा है कि जो ज़्यादातर पादप हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। अब देखिए बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो कि परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण करते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। अब देखिए जो पौधों और अन्य प्राणियों पर निर्भर है ऐसे जीवों को क्या बोला गया है, विषम पोषी।
मतलब जो पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित है, ऐसे जीवों को या ऐसे पादपों को बोला गया है विषमपोषी। ठीक है, और जो अपना भोजन निर्माण स्वयं कर लेते हैं उनको बोला गया है स्वपोषी। तो स्वपोषी केवल पौधे ही होते हैं कुछ। ठीक है, और विषमपोषी में कुछ पौधे भी आ जाएंगे और कुछ जंतु भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि कीड़भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? अब क्या हम बोल सकते हैं कि जो कीड़भक्षी है वो आंशिक विषमपोषी है? आंशिक विषमपोषी मतलब पूर्ण रूप से विषमपोषी नहीं है, और न तो पूर्ण रूप से स्वपोषी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो कीड़भक्षी पौधे हैं वो उनमें पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उनकी जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। तो जो हरे रंग की पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने में कुछ रूप से सक्षम होती है, और चूंकि वो कीटों का भी भक्षण करते हैं इसलिए उसे विषमपोषी, तो वो न तो पूर्ण रूप से स्वपोषी है और न ही पूर्ण रूप से विषमपोषी है, तो उन्हें क्या कहा गया है? आंशिक विषमपोषी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए जिनका अर्थ हम समझ लेते हैं। ठीक है, दिया है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी वे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि वे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अगला शब्द है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक होता है। फिर है विषमपोषी। तो वो जीव जो तथा वे पौधे जो कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। फिर अगला है परपोषी। तो वे जीव या पौधे जो कि दूसरों पर आश्रित है। ये जो परपोषी जो शब्द है ये विषमपोषी का ही एक रूप है। अगला है कीटभक्षी पादप। तो वे पौधे या वे पादप जो कि कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों पर आश्रित होते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। फिर अगला है पोषक। तो पोषक वे पदार्थ होते हैं जिससे कि हमारा शरीर निर्माण होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल, ये सब तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। फिर अगला है परजीवी। तो ऐसे जीव या पौधे जो कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, परजीवी कहलाते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों की भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। फिर है मृतजीवी। तो ऐसे जीव जो कि सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं या उनसे अपना पोषण लेते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। फिर है शब्द रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। फिर है सहजीवी संबंध। तो इसमें क्या होते हैं? दो जीव होते हैं, एक दूसरे को क्या देता है? रहने के लिए स्थान देता है, तथा दूसरा क्या करता है? पहले को पोषक तत्व देता है या उसका भोजन देता है। तो इस प्रकार से दो जीव आपस में रहते हैं और इनका जो संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। फिर है कवक। तो कवक वे मृतजीवी होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।